इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, उज्जैन से सीएम मोहन यादव ने किया मतदान। तो बड़ी खबर, सीएम मोहन यादव के द्वारा मतदान किया गया। उज्जैन के पोलिंग बूथ पर सपरिवार मतदान करने पहुंचे सीएम। जनता से वोट डालने की अपील भी सीएम के द्वारा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, सीएम मोहन यादव ने वोट किया है। तो सीएम मोहन यादव के द्वारा मतदान किया गया। आपको बता दें कि सपरिवार मतदान करने के लिए पहुंचे सीएम यादव और साथ ही साथ यहां पर वोटरों से भी अपील करते नजर आए कि वोट जरूर करें, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चौथे चरण के लिए वोटिंग का दौर जारी है। चौथा और आखिरी चरण मध्य प्रदेश के लिए चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के। और आज ईवीएम में आपको बता दें कि यहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी यहाँ पर, क्योंकि देखिए अभी तक 3 चरणों में वोटिंग प्रक्रिया जो है काफी बेहतरीन तरीके से देखने को मिली है। चौथे चरण में भी तस्वीरें अच्छी नजर आ रही है। यानी लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर 13 मई को यानी कि आज वोट डाले जा रहे हैं। मौजूदा स्थिति देखें तो भाजपा सभी 8 सीटों पर मजबूत दिखाई देती नजर आई थी, लेकिन इनमें से 3 सीटों पर हवा का रुख भी बदलता हुआ नजर आया था। लेकिन इन सब के बीच आपको वोटिंग प्रक्रिया को लेकर के बता दें तो देखिए लगातार यहाँ पर मतदान जो है वो जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाल लिए जा रहे हैं और इन सीटों में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा शामिल है। रतलाम शहर में एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से भाजपा नेता नाराज भी होते नजर आए। इंदौर में वोट डालने वालों को 56 दुकान में फ्री नाश्ता जो है वो कराया जा रहा है। धार में, मनावर में आंधी और बारिश से एक बूथ का टेंट गिर गया। उज्जैन में बच्चों ने मलखंभ पर वोटिंग की अपील की और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी है। तो सभी 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। 1,63,70,654 मतदाता वोट करेंगे। कुल 74 उम्मीदवारों में से 69 पुरुष, 5 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार इंदौर में, सबसे कम 5 खरगोन में। देवास, मंदसौर, इंदौर, खरगोन और खंडवा में कोई महिला उम्मीदवार नहीं है। इन 8 लोकसभा सीटों में से 16 जिलों के 64 विधानसभा क्षेत्र जो हैं इसमें शामिल है। तो देखिए यहाँ पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो पुरुष मतदाता 82,48,091 हैं और महिला 81,22,175 हैं। और चलिए चौथे चरण में जहां मतदान जारी है तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ रविंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार। रविंद्र जी कैसे देख रहे हैं आप इस चौथे चरण के वोटिंग को? देखिए इस चौथे चरण की वोटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 3 चरणों में 5% से कम मतदान हुआ है, इस निर्वाचन आयोग, सभी राजनीतिक दल और तमाम समीक्षकों को ये उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा इन 8 सीटों पर वोटिंग होगी और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। देखिए पिछली बार यहाँ पर लगभग 76% वोटिंग हुई थी। 75% से कुछ 76% से कुछ कम वोट हुई जाता है, लेकिन लगभग 76% माना जा सकता है इन 8 सीटों पर। तो ये माना जा रहा है कि यदि यहाँ अच्छी वोटिंग होती है, 75 या 76% वोटिंग होती है, तब जाके पूरे चारों चरण का यदि हम मध्य प्रदेश का एवरेज निकालेंगे तो वो जाकर कम से कम ऐसी स्थिति में आएगी 2-2.5% या 3% कम होगा यदि लगभग 75% के आसपास से वोटिंग होती है तो। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंदौर में वोटिंग को लेकर जो निरस्ता आ गई है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरागत तरीके से चुनाव होता था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया और वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। हालांकि 13 अन्य उम्मीदवार भी हैं और कांग्रेस ने इसे नोटा विकल्प के रूप में नोटा का मुहिम चला रखी। ये देखना होगा कि कितने कांग्रेस के लोग या कांग्रेस की विचारधारा के लोग या कांग्रेस की नोटा से प्रभावित होकर या भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है या जो रणनीति रही है कि उन्होंने अक्षय बम का नामांकन वापस लेने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, इससे कितने लोग थोड़ा सा नाराज होकर वोट कर नोटा दबाते। यदि ज्यादा नोटा दबाएंगे इसका मतलब है कि वो
ये कांग्रेस के समर्थन की बात नहीं होगी या कांग्रेस की अपील नहीं होगी। ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अक्षय बम के नामांकन वापसी के बाद उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, इसके पीछे वो कहीं ना कहीं इस रणनीति में उनका पूरा इस योजना में या पूरा प्लानिंग में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ था। हालांकि अभी देखिए बहुत जल्दबाजी है कहना, लेकिन जिस तरीके से इंदौर ने हमेशा पूरे देश को एक संदेश दिया है, जिस तरीके से इंदौर की कार्यप्रणाली रही है, जिस तरीके से हम जानते हैं कि स्वच्छता में पूरा नंबर 1 है देश में, उसी तरीके से विचार के मामले में इंदौर ने एक नई दिशा हमेशा तय की और लोगों को नया संदेश दिया, हमेशा एक नया मैसेज दिया। देखिए लगातार वो भारतीय जनता पार्टी परंपरागत सीट रही है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10 लाख से ज्यादा वोट मिला, कांग्रेस को 5 लाख के से कुछ ज्यादा वोट मिला। इसका मतलब है कि वहां लोग समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में सत्ता क्या है, विपक्ष क्या है, उसकी भूमिका क्या होना चाहिए। दोनों की भूमिका को जानते हुए इंदौर ने हमेशा एक नया संदेश दिया। हमको देखना होगा कि वो क्या, इंदौर के जो लोग हैं, उनके मतदाता हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना उस लक्ष्य को पा पाएगी जो उसने 10 लाख से ज्यादा वोट पिछले 2019 के चुनाव में लिया था, या कांग्रेस का जो नोटा है वो कितने लोग जाकर दबाते हैं। देखिए एक मैसेज होता है, संदेश होता है, यदि 1 लाख से कम भी नोटा दबता है तो ये माना जाएगा कि इंदौर की जनता ने एक संदेश दिया कि नहीं, लोकतंत्र में जीत और हार होना चाहिए, सत्ता और विपक्ष होना चाहिए, बराबर राजनीति में संघर्ष होना चाहिए, दिखना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप और आपकी जवाबदारियां तय होना चाहिए। यदि विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। ये तमाम बातों का फैसला इस दौर में होना, और ये भी होना, ये कहा चुनाव आयोग का कहना है कि साहब ये आदिवासी बेल्ट है और यहाँ लोग थोक वोट करते हैं। पिछले लगातार 3 चुनाव में यहाँ पर जो वोट का प्रतिशत है 17 से 18% ज्यादा हुआ है। उस पूरे इलाके में लोगों के लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ा है, मतदाता सूची एक्यूरेट हुई है, उसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा बूथों तक पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें लगाकर वोट देते हैं। इसकी वजह से देखिए जीत और हार अपनी जगह है, कोई जीतेगा कोई हारेगा चुनाव में, एक तो जीतेगा और एक हारेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लोग वोट ना करें, लोग वोट कर रहे हैं, और यदि 70% या 75% से ज्यादा लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है तो समझिए कि बहुत अच्छी जागरूकता उस इलाके में और लोग वोट देने के प्रति ललायत हैं। तो इसका मतलब है कि 7 सीटों पर जो वोट होना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंदौर को छोड़ दें कि इंदौर में अब एक तरफा मुकाबला हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई संघर्ष की स्थिति में नहीं कोई उम्मीदवार, लेकिन बाकी 7 सीटों में 3 पर कांग्रेस ने बड़ी जवाबदार महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां बड़े टक्कर की स्थिति बना दी है और भारतीय जनता पार्टी जरूर इन क्षेत्रों में लगातार जीत रही है, लेकिन उसके सामने भी चुनौतियां हैं और उसका संगठन, उसका कार्यकर्ता, स्वयं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य स्टार प्रचारकों ने जमकर प्रचार किया। तो हमको देखना होगा कि शाम तक यहाँ कितना मतदान होता है, किस तरीके से मतदान होता है। दोपहर तक हम लोग को बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी किस तेजी से मतदान हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान ये भी है कि थोड़ा सा मौसम गर्मी की वजह, तो देखिए कितना लोग आगे निकल के आते हैं। सुबह के दौर में ज्यादा वोटिंग होगी 12 के, फिर 4 बजे के बाद वहां से वोटिंग हो सकती है। जी बिल्कुल। और हालांकि देखिए आपने यहाँ पर आदिवासी वोटरों की बात की है, आदिवासी वोट साधने की कोशिश यहाँ दोनों ही दल करती नजर आई थी। खरगोन सीट की अगर बात कर ली जाए अरविंद जी, तो यहाँ पर खरगोन सीट में देखने को मिला था किस प्रकार से जो कांग्रेस है, राहुल गांधी जो हैं वो पहुंचते हैं और आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर देखिए अगर वो कामयाब हो जाते हैं वोट में, सेंधमारी में अगर वो कामयाब हो जाती है कांग्रेस यहाँ पर, तो भाजपा को कितना नुकसान होगा, क्योंकि पिछले चुनावों की बात कर ली जाए 8 की 8 सीटें बीजेपी के पाले में थी। देखिए खरगोन की सीट को लेकर जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ अच्छी चुनौती दे रही है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के प्रत्याशी कोई कमजोर है। उनका लोग कहते हैं कि उनका ब्लॉक लेवल पे काम है, बूथ आदिवासी बेल्ट में काम है। जिस समाज से वो आते हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं, तो उनका वोट भी वो लगभग 6 लाख, और जो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं उनका वोट भी वो भी इसी जाति से आते हैं। तो दोनों के बीच में यदि बंटवारा होता और उसके बाद जो सामान्य है या अल्पसंख्यक वोटर हैं या अन्य धर्म और समाज के वोट हैं, वो यदि किस तरफ जाएंगे, कौन सी पार्टी ज्यादा से ज्यादा बूथ लेवल पर अपने मतदाताओं को ले जाएगी, वो जीत हासिल करेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्लस पॉइंट ये उसका संगठन है, बूथ लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग है। कांग्रेस जरूर अच्छे प्रत्याशी दे देती है, लेकिन प्रत्याशी के साथ क्या उसका संगठन उतना मजबूत है, क्या बूथ लेवल पर वो अपने मतदाताओं को ले जाने के लिए वहां तक परिस्थितियां निकाल पा रही है। बूथ लेवल पर उसका मैनेजमेंट कैसा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा रणनीति के साथ कई वर्षों में लगातार कई वर्षों में मैंने 10-20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टम खड़ा कर दिया है कि बूथ लेवल पर उसका
मंडल, और मंडल के साथ साथ उसका जो बूथ है, उस बूथ के साथ पन्ना प्रभारी, पेज प्रभारी तक उन्होंने बना दिया है। इसका मतलब है कि 30 से 60 वोटर्स की जानकारी उनके पास है, और वो एक एक चीज को फीड करके रखते हैं कि ये फ्लोटिंग वोटर है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित वोटर है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य है, ये कांग्रेस का सदस्य है या कांग्रेस का पदाधिकारी है, बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी, इनका सवाल डाटा उनके पास है, और जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा वोट कराने में सफल रहते हैं। बिल्कुल सर, और यहाँ पर देखिए, हालांकि अभी और भी आपसे बातचीत करेंगे तमाम सीटों को लेकर के, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो मंदसौर में वोटिंग प्रक्रिया जारी है और लगातार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि वोट डालने पहुंचे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मंत्री जगदीश देवड़ा इस वक्त अपने परिवार के साथ मतदान करके बाहर निकले हैं। जगदीश जी, आपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है, लाइन में लगकर आपने मतदान किया, क्या लग रहा है? बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र का ये पर्व है और विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत में है, इसलिए लोगों में बहुत जागरूकता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ऐसी मैंने प्रार्थना भी की और अपील भी की। विधानसभा चुनाव में भी आपने मतदान से पहले कहा था कि इतनी वोटिंग होगी और इतनी सीटें आएंगी, इस बार क्या कहेंगे आप? बिल्कुल 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और आशीर्वाद मिलेगा जनता का। मतदान केंद्र पर थोड़ी भीड़ कम दिख रही है, क्या? नहीं, आ रहे हैं लोग आ रहे हैं, निकल करके आ रहे हैं, मतदान करके जा भी रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि आपके माध्यम से, सभी चैनल के माध्यम से आप लोग भी ज़रा थोड़ा प्रयास करें तो निश्चित रूप से लोग मतदान करेंगे। तो ये थे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जो मतदान देकर के बाहर निकले और साथ ही उन्होंने सबसे मतदान करने की अपील भी की है। अजय बाड़ोली, मंदसौर, इंडिया न्यूज। तो चलिए एक बार फिर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी बने हुए हैं। रविंद्र जी, यहाँ पर आप चलिए, क्योंकि हमने इंदौर और बाकी सीटों की बात की है, तो हम एक उज्जैन सीट की भी बात कर लेते हैं। ये भी एक हॉट सीट में शामिल है, उज्जैन सीट। और उज्जैन में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर कांग्रेस को हालांकि कुछ खासा उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र ये माना जाता है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस ने भले ही यहाँ पर शिप्रा नदी के गंदगी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसे सही से मुद्दा भुना नहीं पाई कांग्रेस। क्या लगता है आपको इस सीट को लेकर? ये उज्जैन जो है मुख्यमंत्री का गृह निवास है, और इसलिए हम मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी। तो लोग ऐसा समझते हैं कि जहाँ से, जिस इलाके से मुख्यमंत्री होता है, वहां का मतदाता उसी पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि लोकसभा और केंद्र में यदि सरकार होगी तो उसके शहर का, उसके प्रदेश का विकास होगा। तो देखिए जिस तरीके से अनिल फिजोरिया जी ने पिछले बार 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था, इस बार कांग्रेस ने महेश परमार जी को उम्मीदवार बनाया। लेकिन देखिए कांग्रेस के सामने ये संकट है कि वो जरूर अपने मुद्दे उठाते हैं, लेकिन क्या उनका बूथ लेवल उतना मजबूत है? देखिए कांग्रेस ने जरूर इस बार विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर का पर काम किया था, उनके सेक्टर बनाया था, यहाँ यदि बूथ था तो वहां सेक्टर बनाया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कितना कारगर है? जिस तरीके से नया प्रदेश अध्यक्ष बने, जीतू पटवारी बने, वो लगातार घूम रहे हैं, और उन सीटों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 2019 में 15% से जीत हार का अंतर रहा, यानी जीत हार का प्रतिशत 15% या उससे कम रहा। उन्होंने उस पर ज्यादा फोकस किया। उज्जैन सीट जो है लगभग 20% के उससे ज्यादा की मार्जिन था कांग्रेस और उसकी, लेकिन कांग्रेस ने वहां जरूर ताकत लगाई है। कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है, वहां एक मुसलमानों का भी एक बड़ा वोट बैंक है। तो मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के साथ साथ इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम किया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का भी काम किया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लगातार इस उज्जैन में काम रहा, जिसकी वजह से यहाँ अलग एक लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही। देखिए उज्जैन में जिस तरीके से महाकाल के मंदिर का कॉरिडोर बना और जिस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, ये बात भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, हालांकि तभी मंदिर का जब उज्जैन महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ या वहां के डेवलपमेंट का काम हुआ, उस समय समझिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आए हुए थे और उन्होंने वहां पर उसका पूजन भी किया था, और शिवराज सरकार थी। अब मोहन यादव खुद वहां से आ गए। इसका मतलब है कि ये देखने को मिलेगा क्या भारतीय जनता पार्टी की लीड यहाँ पर 4 लाख से ऊपर जाती है या 3.5 लाख से ऊपर जाती है, या कांग्रेस का वोट कितना घटता है या बढ़ता है, ये रोचकता का सवाल है। और कांग्रेस जरूर यहाँ लोग स्थानीय मुद्दों पर बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि जो उज्जैन का मतदाता है वो मुख्यमंत्री के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा। जी बिल्कुल सर, आपके पास आएंगे और रतलाम सीट को लेकर के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे। तो इस वक्त की अहम खबर दर्शकों को बता दे तो इलेक्शन ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर धार से बूथ नंबर 221 पर ईवीएम खराब। तो बड़ी खबर आपको बता दे, जहां
गंधवानी विधानसभा के बाग ब्लॉक में बूथ क्रमांक ईवीएम खराब होने से अब तक वोटिंग नहीं हुई है। करीब 200 मतदाता मतदान केंद्र के बाहर बैठे हुए हैं और यहां पर ईवीएम मशीन खराब है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही, बूथ नंबर 221 पर ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। गंधवानी विधानसभा के बाग ब्लॉक में ईवीएम खराब। और शाजापुर से बड़ी खबर, जहां मतदान केंद्र 196 पर ईवीएम खराब। तो मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब की खबर। आदिम जाति छात्रावास में ईवीएम खराब हो गई, 1 घंटे तक मतदान नहीं हो सका। सुधार के बाद चालू कराया गया मतदान। तो देखिए, अब सुबह से ही ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार यहां पर सुर्खियों में है, जहां केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतारें हैं, लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से यहां मतदान करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जहां धार सीट की बात कर ली जाए तो धार पे 200 से ज्यादा मतदाता जो हैं वो लंबी कतारें बनाए हुए इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शाजापुर से खबर सामने आती है, जहां पर ईवीएम खराब हो जाती है। हालांकि शाजापुर में ईवीएम ठीक कर लिया गया है और 1 घंटे के बाद जो है वो मतदान वहां पर शुरू हो चुका है, लेकिन धार में स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ धार से संवाददाता मोहम्मद अंसार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अंसार, किस तरह की स्थिति इस वक्त धार में? जी, धार जिले में आज 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन रात में भारी बारिश होने के कारण कहीं कहीं पर टेंट जो लगे हुए हैं, टेंट इतने आंधी तूफान में उड़ चुके हैं और कहीं कहीं पर पानी भरा हुआ है। इस कारण से थोड़ा लेट हो चुके हैं, लेकिन गंधवानी ब्लॉक के एक बंधानिया बूथ क्रमांक 221 पर ईवीएम मशीन खराब होने से कम 1.5 से 2 घंटा मतदाताओं को वेट इंतजार करना पड़ा। उसके पश्चात भी कई कार्यकर्ताओं ने शिकायतें करी, लेकिन ईवीएम का सुधार नहीं हो पाया था। फिर कम से कम ऊपर बड़े उच्च अधिकारी को फोन लगाया गया, उसके बाद फिर ईवीएम मशीन को लाकर ठीक किया गया और मतदान शुरू किया। कम से कम 1.5 से 2 घंटे देरी से मतदान। बिल्कुल। और बूथ संख्या 221 पर भी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। क्या वहां पर अभी भी ईवीएम खराब है या फिर अब वोटिंग शुरू हो चुकी है? अभी सिर्फ वोटिंग शुरू हुई है। कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक की इंतजार मतदाताओं को करना पड़ा। मतदाताओं को काफी भीड़ बाहर लग चुकी थी, कम से कम 200-250 से मतदाता बाहर बैठे थे। और लेकिन छोटे छोटे कार्यकर्ता किसी ने शिकायत करी, लेकिन कोई किसी की सुनवाई नहीं हुई। पहले जब उच्च अधिकारी को शिकायत करी तब जाकर ईवीएम मशीन को ठीक किया गया, उसके बाद फिर मतदान शुरू किया गया। जी चलिए, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और शाजापुर से भी हमने आपको खबर बताई, जहां ईवीएम मशीन कई घंटे तक खराब रही है। संवाददाता संदीप गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं शाजापुर से। संदीप, क्या खबर, क्या अपडेट मिल रही है? क्या ईवीएम मशीन ठीक हो गई है? वोटिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी या स्थिति जस की तस? मैम, जिला मुख्यालय पे मतदान केंद्र क्रमांक 196 है, जहां पर ईवीएम मशीन 1 घंटे देरी से चालू हुई। वहां मौजूदा अधिकारी ने बताया कि सीआरसी का प्रॉब्लम था, जिसको प्रॉपर तरीके से सही करके मशीन चालू कर दी गई है। चलिए, ठीक है। इस वक्त मतलब वोटरों की संख्या किस प्रकार की देखी जा रही है इस केंद्र से? 1 घंटा देरी से मतदान चालू हुआ, जिसके चलते वोटर परेशान भी हुए और काफी लंबी कतारें भी लग गई थी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा यहाँ। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी की ओर। रविंद्र जी, यहाँ पर देखिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू है, लेकिन सुबह से जिस तरह की खबरें सामने आ रही है ईवीएम मशीन खराब होने को लेकर के, अब इस स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ईवीएम है, मशीन है, कहीं लाइट की समस्या आ सकती है, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, तो तमाम चीजों की वजह से वोटिंग प्रभावित होती है। कई लोग जो सुबह से जल्दी से वोट डालना चाहते हैं, अपने काम जाना चाहते हैं, कुछ लोग दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ लोग अपना काम शुरू करने से पहले वोट डालना चाहते हैं। जो लोग छोटे छोटे व्यापार करते हैं, रोजगार का उनका साधन होता है, वो समझते हैं कि सुबह जल्दी से पहले वोटिंग करें, फिर जाके अपना दुकान करें। या जिनकी सुबह से 10 बजे से नौकरियां रहती है, वो भी सोचते हैं कि साहब पहले वोट डाल दिया जाए, उसके बाद अपने काम धंधे से निकले। लेकिन देखिए, ये ईवीएम है और ईवीएम में जिस तरीके से प्रॉब्लम आती है, देखिए पहले एक रात से पहले से टेस्टिंग होती है, सारी चीजें होती है, सुबह भी उसकी प्रक्रिया होती है कि सुबह चालू करने पहले से हर बूथ में
पूरे अधिकारी उस पर वोट डलवाकर उसको चेक करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात आती है कि यदि रात में ही जिस तरीके से उसका सिस्टम जमा लिया जाता है, पूरा सेटअप जमा लिया जाता है और उसके बाद फिर सुबह से उसमें वोटिंग कराई जाती है, तो जो बूथ जो भी राजनीतिक दल उनके एजेंट आते हैं उनके सामने 50-50 वोट डाल के उसको चेक किया जाता है। तो ये गड़बड़ी यदि उसी समय आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ऐसा उसको चेक करने में त्रुटि रह गई है, गलती रह गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। देखिए ऐसा नहीं है कि जहाँ लाखों ईवीएम होती हैं या लाखों सिस्टम काम कर रहा तो उसमें कहीं एक आध दो जगह इस तरीके से ईवीएम प्रॉब्लम, लेकिन इसका मतलब है कि वहाँ मतदाता प्रभावित हुआ है और इसका एक सिस्टम बना के रखना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं कि कई बार विकल्प हो रहा था, हम लोग भी टेक्निकली उसमें काम करते हैं तो हम लोग उसका विकल्प लेकर चलते हैं कि यदि मान के चलिए लाइट चली जाए या बैटरी चली जाए, हम लोग कोई ना कोई सिस्टम साथ में रखते हैं, उसका विकल्प रखते हैं, पावर बैंक रखते हैं। तो उन लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि इतनी देर क्यों लग रही है, क्या जो एक्स्ट्रा में ईवीएम रखी है उसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा या उसकी प्रक्रिया में टाइम लग रहा है, उस प्रक्रिया को छोटा करना चाहिए। मान के चलिए उसका नंबर बदलने में या हर ईवीएम का एक नंबर होता है, उस ईवीएम को बदलने में कोई प्रक्रिया है तो उसके 2 मिनट में हो जाना चाहिए। कागजी प्रक्रिया करने में हो सकता है निर्वाचन अधिकारी से परमिशन लेना पड़ रही हो या फैक्स करना पड़ रहा हो ईवीएम बदलने के लिए। इन तमाम चीजों को करने में थोड़ा सा सिस्टम को यदि दुरुस्त करेंगे तो जो प्रक्रिया लंबी है, यदि ईवीएम खराब हो जाती है तो तत्काल कोई दूसरी ईवीएम लगाई जाए और उसकी वजह से जो मतदान का डिले होता है कि घंटा देरी होती है वो नहीं होना चाहिए। इससे मतदाता के मन में ये भी आता है कि कई बार बड़ी मुश्किल से तो वो निकल के घर से आता है और उसके बाद वो लाइन में कतार में खड़ा रहे। और देखिए एक ईवीएम खराब हो जाने से जहां तरीके से पहले 10 वोट एक साथ डल जाएंगे तो वो 10-10 करके 12-12 वोट करें, 100 लोगों की लंबी कतार हो जाती है, जिससे कई लोगों में कई लोग वापस भी चले जाते हैं। कुछ बुजुर्ग होते हैं जो कतार में नहीं लग सकते। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को ऐसी तैयारी करना चाहिए कि जिसमें यदि ईवीएम खराब हो रही, खराब होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसको बदलने में इतना समय ना लगे, तुरंत विकल्प रखा जाए कि ईवीएम बंद करके दूसरी ईवीएम लगा दी जाए। बिल्कुल। और चलिए सर, आप रतलाम सीट को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि रतलाम सीट इस बीच काफी सुर्खियों में रहा है और इसके मुख्य वजह माने जा सकते हैं कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया। उनके द्वारा जो 2 पत्नियों वाला बयान दिया गया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में कितनी चर्चा हुई हम सभी जानते हैं। उसके आगे अगर बात कर ली जाए इनकी, तो ये लोकल मुद्दों को चाहते हैं कि ज्यादा हावी रहे इस चुनाव में। तो क्या लग रहा है जो सोच उनकी है और जो मुद्दे वो लेकर के लोकल मुद्दे, लोकल फैक्टर उठा करके चलना चाह रहे, क्या ये भाजपा पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है? देखिए ये सीट लगातार ऐसा दिख रही है, परंपरागत रूप से कांग्रेस के पक्ष में हम मतदान का प्रतिशत जो है लगातार ज्यादा रहा और कांग्रेस यहाँ जीती भी है। कांतिलाल भूरिया यहाँ से लड़ रहे हैं तो वो वहाँ के वजनदार नेता, आदिवासी को बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के बड़े चेहरा है, तो लगातार वो वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। बाई इलेक्शन 2015 में उपचुनाव हुआ था, उसमें वो जीते भी थे। ये देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऐसा नहीं कि पराजित नहीं किया, वो हारे भी हैं, 2019 में चुनाव हार गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी में जो सिटिंग एमपी उनकी टिकट काट कर महिला अनीता चौहान को टिकट दिया, उनकी पति वन मंत्री है। तो देखिए आदिवासी बाहुल इलाका है और यहाँ पर आदिवासी वोटरों का वोट करने का ट्रेंड है, हमेशा यहाँ ऐसा ज्यादा वोट हुआ है। तो देखिए पिछली बार 75% से ज्यादा वोट हुआ था, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जीत का मार्जिन है वो बहुत ही कम है, 90,000 लगभग वोटों से जीती थी। तो 6% से कम वोट जीत हार, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं, जीत हार का अंतर है वो 6% के आसपास रहा है। इसका मतलब कांग्रेस ये जान रही है कि यहाँ पर हमारे ये सीट उनके लिए संभावना वाली सीट है, यहाँ कुछ हासिल हो सकता है। देखिए 2000 यदि हम 14 में जाएंगे तो यहाँ पर तब भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस को यह सीट मिली थी। तो कांग्रेस से मान के चल रही कि यदि हम थोड़ा मेहनत करेंगे, यहाँ उसकी सक्रियता रहेगी, इसकी कुछ ताकत कांग्रेस ने वहां पर लगाई है। झाबुआ रतलाम सीट के नाम से हम इससे जानते हैं। तो यहाँ पर जो वोट है कांग्रेस का कभी कम नहीं हुआ है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के बीच में 10-11 वोट प्रतिशत का अंतर। यदि पिछले 5 चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत हासिल की, लेकिन दोनों के बीच में जीत हार का प्रतिशत का यदि मतों के मिलने का प्रतिशत देखेंगे तो 10% या 11% से अंतर कभी ज्यादा नहीं रहा। इसका मतलब है कि वहाँ दोनों पार्टियों का जनाधार है, दोनों पार्टी का संगठन है और काम कर रहा है। और कांतिलाल भूरिया एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए उनके प्रभाव ज्यादा है। हालांकि जो बयान की बात उन्होंने की थी वो इस मंच पर उन्होंने बोला था कि हम विवाहित महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, तो उन्होंने वो किसी ने पीछे से मंच पर बोला था कि जिसकी 2 शादियां होंगी उसके लिए क्या हुआ, तो उन्होंने वो जरूर कह रहे हैं कि हास्य व्यंग में उन्होंने बोला था। लेकिन राजनीति में कई बार बयान ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाते हैं।
वो कांतिलाल भूरिया का वो बयान भी चर्चा का विषय बना कि जिनकी 2 प्रतियां उन्हें दोहरा लाभ होगा। ये व्यंग, हास्य व्यंग की बात राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गई। और जिस तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया, कांग्रेस को बैकफुट में आना पड़ा, कांतिलाल भूरिया को सफाई देना पड़ा, उनके प्रदेश अध्यक्ष को सफाई देना पड़ा। कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, वो हास्य व्यंग की बात है। लेकिन राजनीति में कई बार जो संदेश देना रहता है तात्कालिक मुद्दों पर, वो हो गया। अब देखिए इसका प्रभाव कितना मतदान पर पड़ेगा, किस मतदाता पर पड़ेगा, ये हमको तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यदि यहाँ पर ज्यादा मतदान होता है, ज्यादा से मतदान होता है, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ ज्यादा मतदान होता है तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फायदा होता है, और यदि थोड़ा सा यदि कम मतदान होगा तो कांग्रेस को फायदा होता है। ऐसा दिख रहा है, ट्रेंड जो वहां पर है रतलाम सीट का बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में मतों का अंतर बहुत ज्यादा है। जिन सीटों पे हम देख रहे हैं, मालवा में कहीं 30% से ज्यादा का जीत हार का अंतर है, 30% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे, लेकिन इस सीट में 10%, 5%, 7% से ज्यादा का जीत हार का अंतर दोनों पार्टी को बीच में नहीं रहा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में 10 साल से सरकार है, इन मुद्दों को लाकर रतलाम झाबुआ के डेवलपमेंट की बात कर रही है, जिससे वहां की संगठन और पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा सके। चलिए ठीक है सर, आपके पास आएंगे और खंडवा सीट को लेकर के बात करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए मध्य प्रदेश में 8 सीट पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और इसी को लेकर के मंदसौर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, जहां उन्होंने जायजा लिया मतदान केंद्र का। मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, उसमें से मंदसौर लोकसभा सीट पे भी मतदान शुरू हो चुका है। बात करें मंदसौर लोकसभा सीट की तो यहाँ पर कुल 18 लाख से अधिक मतदाता हैं जो कि अपने मत का प्रयोग करेंगे। मंदसौर जिले में भी 10 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं और सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुँचने लगे हैं। वहीं बात की जाए प्रत्याशियों की तो भाजपा की ओर से सुधीर गुप्ता एक बार पुनः मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस के द्वारा दिलीप सिंह गुज्जर को मैदान में उतारा गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि मतदाता किस प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताते हैं और किसे विजयी दिलाते हैं। हुकुम सिंह, इंडिया न्यूज़, मंदसौर। मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, उसमें और चलिए वरिष्ठ पत्रकार रविंदर दुबे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर यहाँ पर अब बात यहाँ पर खंडवा सीट को लेकर के कर ली जाए, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो गुजर दाव है वो खेला जाए। हालांकि वो इस पे कहीं ना कहीं कामयाबी उनको कम हासिल होती नजर आ रही है। इस सीट पर लगातार सबकी नजर टिकी हुई है, जहां मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस के पक्ष में जाने का जो सिलसिला है ये भी देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी के पास तो मुद्दा है ही राम मंदिर और 370। यही मुद्दे लेकर के खंडवा सीट पर दोनों पार्टी हावी होती नजर आ रही है। क्या लग रहा है इस सीट को लेकर के किस तरह का समीकरण हो सकता है? देखिए 2009 में जरूर कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार चौहान यहाँ के वरिष्ठ नेता रहे और लगातार यहाँ से लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। तो उनकी छवि जो नंद कुमार चौहान जी की थी, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता थे और इसलिए वहाँ का लोग गौरवान्वित भी महसूस करते थे। हालांकि 2021 का जो उपचुनाव हुआ था वो उसमें ज्ञानेश्वर पाटिल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी और राम नारायण सिंह पूनिया को कांग्रेस ने टिकट दी थी। दोनों के बीच में जीत हार का जो अंतर था वो 5% का, भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट मिला था और कांग्रेस को 43% वोट मिला था। 2021 के बाई पोल की मैं बात कर रहा हूँ। 2024 में फिर से ज्ञानेश्वर पाटिल पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और नरेंद्र पटेल जो है वोट पर कांग्रेस ने टिकट दी। देखिए खंडवा सीट भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट जरूर रहा है, यहाँ पर उसे अच्छी वोट मिलती रही है, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक मतदाता और अन्य मतदाता जो है वो जरूर वोट करते रहे कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस को हमेशा 40% से ज्यादा वोट मिला है, 40-42% वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी जरूर अब ये बात कह रही है कि उसे 50% से ज्यादा वोट चाहिए। लगातार वो मतदाताओं के बीच में काम कर उनको लुभाने की कोशिश करती है। उसका संगठन इस पर लगातार 5 साल काम करता है। अब कांग्रेस के संगठन के ऊपर है कि वो पटेल जो गुजर या उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी बार बार बात कह रहे हैं कि ओबीसी की मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जातिगत जनगणना आरक्षण को मुद्दा बना रहे हैं, आरक्षण को प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बात कर रहे हैं। तो कितना ओबीसी या दलित का जो मतदाता है वो कांग्रेस के पक्ष में आता है। यदि वो कांग्रेस के पक्ष में आता है तो जरूर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ दिक्कत हो सकती है। यदि ऐसा नहीं होता तो जो भारतीय पार्टी का ट्रेडिशनल वोट है, जिसे हम सवर्ण वोट कहते हैं, और जो उसका ओबीसी और दलित का वोट बैंक है, जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं या इससे पहले शिवराज सिंह ओबीसी से आते थे, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी
अपने आप बोलते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। इन बातों को लेकर यदि आरक्षण का मुद्दा इस क्षेत्र में चर्चित भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ओबीसी नेताओं के बड़े नेताओं को प्रमुखता दे रही है, इसकी वजह से यदि वहां वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से यहाँ जीत हासिल कर सकती है। तो कांग्रेस का यदि संगठन प्रॉपर काम करेगा तो जरूर इस में उसको चुनौती दे सकती है, लेकिन यहाँ अभी भी भारतीय जनता पार्टी खासी मजबूत दिख रही है। जी बिल्कुल। और देवास सीट को लेकर के किस तरह की समीकरण को देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी वोटों का ध्रुवीकरण जारी है। बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व वाले मुद्दे को लेकर के इस सीट पर भी आगे बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देवास में भी लगातार मजबूत है। देवास और इंदौर जो मालवा का इलाके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है और यहाँ कांग्रेस का और इनके बीच में जीत हार का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, 20% से ज्यादा रहा है। तो देवास सीट में ऐसा नहीं कि कांग्रेस का कभी जीती नहीं, कांग्रेस जीती है, लेकिन उसके बड़े नेता कई बार जो थे तमाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई इस देवास सीट पर। तो देवास सीट को लेकर भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत पक्ष है वो उसका संगठन है, उसकी विचारधारा के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोगों ने जिस तरीके से काम किया, अन्य हिंदूवादी संगठन भी यहाँ इस इलाके में सक्रिय है। तो जिस तरीके से यहाँ अल्पसंख्यक मतदाता उनको लेकर देवास में कहा जाता है कि साहब यहाँ हिंदूवादी संगठनों ने बहुत काम किया और उसकी वजह से इस विचारधारा के लोग जरा मजबूत हो गए और उसकी वजह से पूरा वोटों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में। इसलिए इस सीट पर जो बात आ रही है राम मंदिर, सनातन, हिंदुत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस तरीके से वोटिंग की अपील की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब हालांकि मतदाता किस तरीके से निकलता है, किस तादाद में निकलता है, ये देखना होगा हमको। देवास में पिछली बार 70% से ज्यादा 79% वोटिंग हुई थी पिछली बार यहाँ पर। तो देखना क्या इस बार भी क्या वो 80% के आसपास पहुंच पाता है, यहाँ का मतदाता निकल के वोट करता है। तो यदि ऐसा निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2019 का परिणाम रिपीट करेगी। जी बिल्कुल। और मंदसौर सीट पर अगर सर देखा जाए, क्योंकि राजस्थान से लगता है ये सीट है और इस सीट पर बीजेपी मजबूती का दावा भी करती नजर आ रही है और ये भी देख सकते हैं हम कि 2009 में आखिरी बार कांग्रेस इस सीट से जीती थी। इसमें जो अभी धन परिवर्तन का मुद्दा है ये भी मंदसौर सीट पर काफी हावी होता नजर आया, जिसको लेकर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो इस सीट को लेकर के इस लोकसभा चुनाव में किस तरह का समीकरण? देखिए, 2009 में कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन उसके बाद वो अगले चुनाव में हार गई थी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी लगातार 5-6 चुनाव से जीत रही थी। उसके बाद एक चुनाव वो हारी है और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर उसने उस सीट अपने हाथ से वापस ले ली। तो 2014, 2019 लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन यहाँ बढ़ता रहा। यह धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से आदिवासी बेल्ट में धर्मांतरण हो रहा है, ये राजस्थान से लगी हुई सीट है। तो यहाँ पर भी अल्पसंख्यक मतदाताओं को लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण का जो आरोप लगता है या कांग्रेस के पक्ष में कहा जाता है कि साहब ये मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण करती है, मुस्लिम मतदाताओं के प्रति उसका ज्यादा वो रहता है। ये बात वहां के लोगों के बीच में आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस का संगठन 2009 में जिस तरीके से काम कर रहा था, क्या 2024 में भी ऐसा काम कर रहा है? ऐसा कई क्षेत्रों में देखने को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इसकी वजह ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का संगठन विधानसभा चुनाव तक तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष हटाने के बाद जीतू पटवारी को बना दिया गया। तो जीतू पटवारी के बनने से जिस तरीके के और इलाकों में संगठन को काम करना चाहिए, कोई दिग्विजय सिंह का समर्थक है, कहीं सुरेश पचौरी के समर्थक अभी भी काम कर रहे हैं या कमलनाथ के समर्थक व पदाधिकारी काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में अभी गुटबाजी का वो पैटर्न देखने को मिल रहा है। हो सकता है इस सीट पर स्थानीय प्रत्याशी जरूर अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हो या पार्टी का संगठन का लाभ ले रहे हैं और बूथ लेवल पर काम कर रहे हो। यदि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को यहाँ चुनौती दे पाए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के सामने उनका वोट प्रतिशत बढ़ जाए, वोटों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन जीत का अंतर का पाट पाएंगे, इसको लेकर अभी संदेह है। यदि स्थानीय मुद्दों पर लोग यहाँ का मतदाता काम वोट करेगा तो जरूर कांग्रेस को लाभ मिलेगा। और लेकिन यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना, राम मंदिर का मुद्दा, सनातन धर्म का मुद्दा, इन तमाम लोगों पर यदि लोग वोट करें तो भारतीय जनता पार्टी मंदसौर सीट पर काफी मजबूत। बिल्कुल। और ये सारे मुद्दे काफी हावी होते नजर आ रहे हैं। सर, आपके पास फिर से वापस आएंगे और इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वोट देने के बाद क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूं अधिकतम मतदान करें। और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की माइक करने वाले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूँ अधिकतम मतदान करें। और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है,
निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा। और देखिए यहाँ पर क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा बहुत से आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं, आदर्श बूथ पर किस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया जारी है, इसको लेकर के देखिए एहतियाब शेख हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। इंदौर में तकरीबन 25.5 लाख मतदाता, इंदौर में तकरीबन 2300 से ज़्यादा पोलिंग बूथ्स, लेकिन उनमें से एक पोलिंग बूथ है जहां पर मैं मौजूद हूं और ये पोलिंग बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी अपना वोट डालने पहुंचते हैं। ये आदर्श बूथ है। मैं विजुअल्स के जरिए आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि इस आदर्श बूथ पर सुबह से ही लाइन लगना शुरू हो गई थी। इंदौर में ये मुकाबला थोड़ा सा अलहदा है। वो मुकाबला अलहदा इसलिए है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कंटेस्टिंग के सामने कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, लिहाजा ये कहा जाए कि एक तरफा मुकाबला है। और इस एक तरफा मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है कि वो नोटा की तरफ लोगों को प्रेरित करेंगे, लेकिन इंदौर की जनता, ऐसा कयास भी लगाया जा रहा था कि इंदौर में इस बार वोटिंग कम होगी, लेकिन इंदौर की जनता ने ये साबित कर दिया कि सुबह से ही जो लाइनें लग रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इंदौर की ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर हर बूथ पर नज़र आ रही है जब मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। अभी अभी सर ने वोट दिया है। सर, ये कहा जाए कि इंदौर का सिनेरियो वाज अ बिट डिफरेंट दिस टाइम, लेकिन लोगों ने जो रुझान दिखाया है वो रुझान दिखता है कि लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। मतदान तो बेसिक राइट है हमारा, वो तो करना ही है। रुझान डिफरेंट है, ये बात पक्की है, क्योंकि इस तरह का इलेक्शन शायद पहले नहीं हुआ जब कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ना हो। बट देश के मुद्दे जायज़ हैं, जेन्युइन हैं और अभी भी हैं, तो वोट तो करना ही है। सर, जब आप पहुंचे थे जहन में कौन से मुद्दे थे आपके दिमाग? बहुत सारे। प्रोग्रेस दैट्स ऑल, इट्स ऑल अबाउट दिस। इत्तेफाक रखती हैं आपके प्रोग्रेस इज द ओनली मुद्दा दैट इज इन योर माइंड, या आपके माइंडसेट में कुछ दूसरा मुद्दा है? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। एम्पावरिंग वुमेन, प्रोग्रेस, ग्रोथ, बहुत सारे जो ये दे सकते पॉलिसीज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली जा सकती है। डेफिनेटली बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन जिस तस्वीर को हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ वोट करने पहुँच रहे हैं, ये कह रहे थे कि साहब इस बार फीका सा चुनाव है इंदौर में इसलिए ना जाएंगे। नहीं, ऐसी नहीं, प्रचार फीका था। चुनाव तो ये कहा जाए अभी भी माहौल दिख रहा है यहाँ। नहीं, पीपल आर अवेयर, हम लोग अवेयर हैं। वोट देने तो आना ही है, उसमें तो सवाल ही नहीं, ये तो हमारा राइट है। सफाई में नंबर 1 है तो मतदान में नंबर 1 होने का दावा तो कर ही सकते। करना ही चाहिए। भारत नया। सर, आपने वोट दिया? हाँ जी, वोट दिया। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार चड्डा, मैं अपना वोट दे के आ रहा हूँ और अब अपने काम पे जाऊँगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कह रहे थे कि इंदौर में साहब इस बार माहौल फीका फीका रहेगा। नहीं, कोई फीका नहीं रहेगा जी। देश एक सशक्त मॉडर्न देश के लिए और अपनी वोट की कीमत जान के हर किसी को वोट करना चाहिए और मैं देने आया हूँ। सर का मैसेज साफ है कि वोट करने जरूर आइए। एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर मुझे नजर आ रही है। खूबसूरत सी तस्वीर मेरे देश का मुस्तकबिल है, मेरे देश का भविष्य है, और मेरे देश का भविष्य अपनी माताओं के साथ यहाँ पहुंचा है। और जाहिर सी बात है मैम, ये कहा जाए कि वोटिंग करने के लिए आप पहुंचे हैं, माहौल कैसा दिख रहा है? लोग आ रहे हैं वोटिंग करने? बिल्कुल आ रहे हैं और माहौल बनाना है, इसीलिए उसको भी लेकर आई हूँ ताकि वो भी अपना आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके शुरू से ही रहे। क्या नाम है? आरुष जैन। आरुष. So Arush, how old is he? 2.5 months. 2.5 months, and you are bringing him to the polling station. Yeah. So it's actually I want to also tell him कि क्या माहौल होता है, क्या करना चाहिए, and he is also a part. आगे जाके तो उसको भी इसी चीज़ों में आगे आना है. He is also a young part of India. मेरे जर्नलिज्म के करियर का ये शायद पहला ऐसा कवरेज कर रहा हूँ, इतना लंबा करियर हो गया। मैम, कुछ मैसेज देना चाहेंगी इंदौर वासियों को, देशवासियों को, एज फार एज वोटिंग इज कंसर्न? रहेगा नंबर 1 इन वोटिंग, ऑलवेज। चाहे कोई सामने हो ना हो, कितने मुद्दे चल रहे हो। यस, ऑलवेज नंबर 1 जी। ये इंदौरी जज्बा, क्या कहते हैं सर इस जज्बे को? इंदौरी जज्बा तो अपने आप में ये कह दिया कि साहब इंदौरी नंबर 1 ही है। इंदौर क्या है कि हर चीज में नंबर 1 आ रहा है, तो हर काम में है, चाहे संस्कृति में हो, चाहे किसी भी कार्य में हो, तो आगे रहना ही पड़ेगा ना फिर। इसलिए लेके आए हैं आज साथ में। जी सर, एक बात बताइए, ये हमारे देश का भविष्य, बिल्कुल भविष्य है, और
आज आगे आया है आपके साथ लेकर आए हैं। अब फोर्थ जनरेशन 92 इयर्स वालों को भी बुलाता हूँ। बेशक हम आपके साथ में चलते जाते हैं। सो नाइस ऑफ यू। देखिए तस्वीरें अपने आप में। मैम, क्या माहौल दिख रहा है वोटिंग का? बहुत अच्छा माहौल है और मोदी जी की जीत है। मोदी जी की जीत है। मुद्दे कौन कौन से जहन में? मैम यहाँ मत बोलिए। अरे तो क्या हो गया, हिंदुत्व का है ये तो। हिंदुत्व का मुद्दा है। सीनियर सिटीजन्स की भी अगर हम जिक्र करते हैं तो सीनियर सिटीजन्स भी हैं, वो वहाँ पर हैं, लेकिन तस्वीरें अपनी जगह पर हैं। और इन तस्वीरों को मैं आपको दिखाने चलता हूँ कि ये तस्वीरें वो बयां करती हैं जिसमें कि जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। इंदौर का जो वोटर है वो बाहर निकल रहा है और इंदौर का वोटर बाहर निकल के वो अपनी वोटिंग का जो राइट है उसे एक्सरसाइज करते नजर आ रहा है। शाम तक रुझान देखते हैं कि किस तरह का माहौल रहता है। इंदौर एक हॉट सीट है। ये कहा जा सकता है कि इस बार कोई कंटेस्टेंट नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इंदौर की जनता ने यह साबित किया कि मतदान जरूरी है। इंदौर में तकरीबन और चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं 9 बजे तक के किस प्रकार से वोट प्रतिशत रहे हैं वो एक एक करके हम समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 14.97% वोट पड़े हैं। देवास में सुबह 9 बजे का आंकड़ा 16.79% का रहा, तो धार में 15.61% की वोटिंग हुई है। तो इंदौर में सुबह 9 बजे तक का वोट प्रतिशत सामने आ रहे हैं, तो वहीं खंडवा में 14.68% मतदान जो है वो हुआ है। तो मध्य प्रदेश में देखिए 14% से ज्यादा वोटिंग जो है, देवास में 16% से ज्यादा वोट 9 बजे तक पड़े हैं। तो यहाँ पर लगातार मंदसौर से लेकर के तमाम जगहों पर, तमाम यहाँ पर मतदान केंद्रों को लेकर के ये बड़ी अपडेट हम साझा कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज को लेकर के ये बड़ी अपडेट। और चलिए खरगोन से बड़ी खबर आपको बता दें। खरगोन से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वोट डालने पहुंचे तो बड़वानी से बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने वोट किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने पत्नी संग मतदान किया है। तो मतदान केंद्र पर ढोल नगाड़ों के साथ वो पहुंचे। तो खरगोन बड़वानी लोकसभा प्रत्याशी निमाड़ी अंदाज में ढोल के साथ वोट डालने पहुंचे। तो निमाड़ी अंदाज में ढोल के साथ पहुंचे मतदान केंद्र। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल वोट डालने के लिए पहुंचे और इस दौरान हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस समय खंडवा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल है हमारे साथ में, जिन्होंने परिवार सहित वोट डाला। क्या वोट डालने का अनुभूति और क्या जीत को लेकर आप रहे हैं? आज मतदान दिवस लोकसभा के लिए और मैंने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। निश्चित ही आज खंडवा लोकसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ मतदान होना है, सभी मतदाता भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये देश की जो आवाज़ डलती है मतदान के माध्यम से, इसमें अवश्य अपना भाग लें।
खंडवा सीट को लेकर क्या आपका आकलन, चूंकि प्रचार तक 1 महीने का समय मिला और आज मतदान करेंगे, क्या जीत को लेकर आश्वस्त है? हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और ये चुनाव कार्यकर्ताओं के बल पर ही लड़ा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता 8 विधानसभाओं में उत्साहित रहे और उन्होंने अपने तरफ से पूर्ण सहयोग किया है। हमारी योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी ने निकाली हुई कि हमारी पार्टी अगर देश में सत्ता में आती है तो निश्चित तौर से हम 5 योजनाओं को लेकर पूरे भारत में उनकी 5 योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा करेंगे। प्रदेश की 8 सीटों के लिए मतदान। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब तक 14% से ज्यादा वोट डले हैं। देवास में 16% से ज्यादा मतदान। तो धार में सुबह 9 बजे तक 15.61% वोटिंग हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां सुबह 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज किस प्रकार से रही है वो तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो रतलाम में सुबह 9 बजे तक 13% से ज्यादा मतदान। खरगोन में सुबह 9 बजे तक 15.35% हुई है वोटिंग। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और 9 बजे तक 14.97% वोट जो हैं वो पड़े हैं और इन सीटों पर और महेंद्र प्रताप से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आइए आपको सुनाते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस वक्त हम मौजूद हैं और कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार हमारे साथ है। सर, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं, वहीं बीजेपी ने एक टारगेट रखा कि इस बार 29 की 29 सीटें जीतेंगे। कैसे देखते हैं? ये इसे देखते हैं जिस तरह से ये पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है, कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं थे, ये कह रही मोदी मोदी भाजपा, तो ऐसे 400 पार करेंगे। जब हमारे वहां मतदाता बंधुओं ने आपत्ति ली और सॉरी बोल रही है, मेरे से गलती हो गई ये, और भाजपा मोदी कर रही है, तो जहां मतदाताओं ने भगाया वहां से, ये तत्काल फिर कलेक्टर से मैंने बात की, एडीएम से का फोन आया और उसको वहां से हटाया, सस्पेंड किया। तो ऐसे 400 पार कर सकते हैं। बाकी तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी ये माफी मांग रही है खुले रूप। क्या इनके खिलाफ आपने शिकायत की? बिल्कुल शिकायत की, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को शिकायत की, कलेक्टर को शिकायत की, एडीएम से बात की, हमने धरना दिया और वहां से तत्काल इसको हटाया, सस्पेंड करने का आश्वासन दिया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। के साथ इस बार आपने चुनाव लड़ा क्योंकि हमने देखा कि महाकाल मुद्दे उज्जैन में भ्रष्टाचार, उज्जैन में भय का वातावरण, उज्जैन में शराब माफियागिरी, भू माफियागिरी, छिपरा मांस का शुद्ध, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा, और सबसे बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार, इन्होंने 5 साल तक सिर्फ किसानों की जमीन हड़पने का काम किया, किसानों ये उनके 2-3 चहेतों के साथ मिलकर चंदाखोरी का काम किया और सिर्फ झूठ बोला। 5 साल तो ना किसानों की कहीं लोकसभा में चौपाल पे आवाज उठाई, ना लोकसभा में उठाई, ना युवाओं के लिए रोजगार की बात की, ना शिक्षा की, ना स्वास्थ्य की, हर मामले में 0 0 0। तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ये स्थिति है। अभी मुख्यमंत्री जी आए, उनके सामने नहीं दिखे। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन, मालवा निवाड़ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्या इस बार आप ये तो 4 जून को परिणाम जब दिखेगा, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के मेरे परिवारजनों को आशीर्वाद मिलेगा, तो इस बार 100% महाकाल की कृपा से, छिपरा मां की कृपा से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से परिवर्तन होगा और जीत मिलेगी। एक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, महीने के जो मतदाता आम जनता है उन्हें जो 10,000 रुपए देने का वादा किया जा रहा है, क्योंकि वैसे ही मध्य प्रदेश में कर्ज है, केंद्र सरकार लगातार जो बड़े वादे किए। जी, निश्चित रूप से लगभग देश के 80 करोड़ परिवारों को गरीबी के नीचे लाया भाजपा ने। तो ऐसे समय में कांग्रेस ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने 8,501 लाख रुपए साल की गारंटी युवाओं को दी है। इससे सीधा सीधा लाभ और आर्थिक संपन्नता आएगी और गरीबी कम होगी। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक ये योजना है, कांग्रेस पार्टी ने लागू की है। बिल्कुल, ये थे उज्जैन से
रहे कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार उन्होंने जो लोकसभा का चुनाव लड़ा है वो भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ लड़ा है और इस मुद्दे को वो लगातार जनहित में उठाते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, उज्जैन। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।